सुनो कहानी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम रतन कुमार सांभारिया की कहानी फुलवा को सुनते हैं। आइए सुनते हैं रतन कुमार सांभारिया की कहानी फुलवा। रामेश्वर के हाथ में कागज का पुर्जा है। वह कॉलोनी की गली गली गाह रहा है। दोपहर से उसे पंडित माता प्रसाद का मकान नहीं मिला। समूचा गांव पंडित जी की ढोक देता था। शहर बोने हो गए। ऐसे बोने कोई जानता नहीं है। जिसे पूछो वही प्लॉट नंबर पूछता है उनका। प्लॉट नंबर न हुआ कि पंडित जी का पतरा हो गया। कारज सकता ही नहीं उसके बगैर। जिस ससुरी बात का रामेश्वर टेटुआ दबाए था वही बात उसके सिर चढ़कर बैठ गई थी। शहर आकर शहरी हो जाना चाहिए। रात निकलते देर लगती है। फुलवा भी इसी कॉलोनी में रहती है। उसके लड़के का पूरा पता है रामेश्वर की जेब में। उसने जेब से दूसरा पुर्जा निकाल लिया। एक युवक गेट के सामने अपना स्कूटर खड़ा कर रहा था। रामेश्वर 2 कदम आगे बढ़ा। कागज पढ़कर युवक ने रामेश्वर को सिर से पैर तक ताका। शख्सियत के नाम पर 42-43 के दरमियान उम्र, मध्यम काठी, गेहुआ रंग, खुचियाई श्वेत श्याम दाढ़ी मूछे, कानों में सोने की भारी भारी मुर्कियां, 2 लांगी धोती और कुर्ता, सिर पर छींट का गुमटीदार साफा। साफे का छोर उसकी कमर के पृष्ठभाग को स्पर्श करता था। रामेश्वर को चिंता और परेशानी में डूबा देखकर युवक ने उससे पूछा, राधा मोहन साहब के घर जाना है तुम्हें? जी बाबू साहब। रामेश्वर के स्वर में चिंता, उदासी और अजीजी थी। उसने बगल में दबाए बैग को हाथ में ले लिया था। कुछ लगते हो उनके? लगता तो नहीं हूं, उनके गांव का हूं। रामेश्वर ने पतले कंठ से उत्तर दिया। युवक स्कूटर स्टार्ट करते हुए बोला, वे चौथी गली में रहते हैं। बादल आ जाएंगे, स्कूटर पर बैठिए, मैं छोड़ आता हूं तुम्हें। रामेश्वर का सिर भिन्ना उठा। पंडित जी को कोई नहीं जानता, फुलवा के छोरे को पोर पोर जानता है। स्कूटर वाला उसे एक कंगुरेदार आलीशान कोठी के सामने छोड़कर चला गया था। रामेश्वर को आश्चर्य ने झंझोड़ा। फुलवा की कोठी है यह? उसने होले होले गेट बजाया। बाहर बरामदे में बैठी एक बुढ़िया वहां आ गई थी। मुटाई देह, गोरे चेहरे पर पड़ी झुर्रियों में कांति दिपदिपा रही थी। उसके आंखों पर चश्मा था और वह धुली हुई धवल साड़ी पहने थी। उसने साड़ी को सिर पर लेते हुए गेट खोला। फुलवा थी वह। न रामेश्वर फुलवा को पहचान पाया, न फुलवा रामेश्वर को पहचान पाई। दोनों एक दूसरे को अजनबीपन से टुकुर टुकुर देखते रहे। फुलवा ने नाक के सिरे तक चश्मा लाकर देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाई। रामेश्वर ने आंखें सिकोड़ी। फुलवा? कौन, रामेश्वर? हाँ भाभी। फुलवा ने माथे पर थपकी मारी। हाय राम, गांव से आई तो मुटियार थे, बुढ़ा गए हो 15 साल में ही। अंदर आइए ना। फुलवा फूली नहीं समा रही थी। उसके घर गांव के जमींदार के कुंवर आए थे। वह दुर्दिन था। फुलवा का पति जमींदार के एक बिगड़ेल बैल को सीधा कर रहा था। नकेल ढीली पाते ही उस गुस्सेल बैल ने उसके पेट में सींग डाल दिया। वह तड़पा तड़फाया। फुलवा की मांग
पूछ गई थी। फुलवा का बेटा राधा मोहन 10 साल का था तब। टोलवाई फुलवा को उत्तराधिकार में मिल गई, जैसे साहूकार को साहूकारी मिल जाती है। जमींदारी को जमींदारी। 2 पेट थे। वह जमींदार के घर घास छीलती, पानी भरती, पशुओं को चारा पानी करती। बाहर बेत की कुर्सियां और टेबल पड़ी थी। फुलवा एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिएगा रामेश्वर जी। रामेश्वर कुर्सी पर बैठ गया था। सफेद रंग के छबरेल से 2 कुत्ते अंदर से आए। उन्होंने रामेश्वर को सूंघा और उसके मुंह की ओर देखकर सूं-सूं करने लगे। उसने पांव ऊपर उठा लिए और डर से गठरी हो गए। फुलवा ने कुत्तों को डपटा। पप्पी, मीनू, अंदर जाओ। ये तो रामेश्वर जी है, गांव के जमींदार, मेहमान है अपने। दोनों कुत्ते किसी समझदार बच्चे की भांति वहां से चले गए थे। रामेश्वर का वहम यथार्थ में तब्दील हो गया था। फुलवा किराएदार नहीं, मालकिन है कोठी की। जात्याभिमानी रामेश्वर डाह से सुलगने लगा था। फुलवा रामेश्वर की ओर देखकर उठ खड़ी हुई थी। उसने सामने के कमरे का जालीदार किवाड़ खोला और रामेश्वर को अंदर ले गई। कोठी में 10-12 कमरे हैं। दीवारों पर डिस्टेम्पर है। संगमरमर बिछा है। फर्श देखकर रामेश्वर की आंखें चुदी आ गई। उसकी घरवाली कांसे की थाली भी साफ नहीं करती है। ऐसी तो फुलवा के परिवार में 5 सदस्य हैं। फुलवा, उसका बेटा राधा मोहन, बहुरानी, एक पोता और एक पोती। फुलवा की खुशी के डैने फैले थे। हवा में तिरने लगी थी। वह कोठी की एक एक चीज रामेश्वर को दिखाएगी। ऐसी चीजें जो गांव के जमींदार और बनिए बाभनों के भी घरों में शायद ही हो। वह रामेश्वर को लाउंज में ले गई। वहां डाइनिंग सेट पड़ा था। सफेद सनमाइका की टेबल पर रामेश्वर ने झुककर देखा। टेबल के भीतर भी नाक तक सरक आया चश्मा ठीक करके फुलवा ने उसे बताया, रामेश्वर जी, शाम को हम यहीं बैठकर भोजन करते हैं। मेहमान भी यहीं भोजन करते हैं। आज रात तुम भी यहीं बैठकर भोजन करोगे। रामेश्वर को सुई सी चुभी। उसके यहां तो मेहमानों के लिए चटाई बिछती है। फुलवा के मन में एक ऐसा उत्साह था जो ज्वार की तरह बढ़ भी रहा था और फैल भी रहा था। वहां रखे फ्रिज को उसने खोला। फ्रिज में पानी की ठंडी बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, आम, सेब, संतरे आदि रखे हुए थे। एल्यूमिनियम के बॉक्स के चौकोरों में बर्फ के टुकड़े थे। फुलवा ने बॉक्स निकालकर रामेश्वर से कहा, इन खानों को पानी से भर देते हैं, पानी बर्फ बन जाता है। हम तो दूध की कुल्फी भी फ्रिज में ही जमाते हैं। पास ही मिक्सी रखी थी। रामेश्वर की जिज्ञासु आंखें उस पर टिकी रही तो फुलवा ने उसे बताया, यह मिक्सी है रामेश्वर जी, इसमें आम, संतरा, अंगूर, गाजर और टमाटर का रस निकालते हैं। चूरमा भी आंख के सुरमा की मानिंद ही महीन हो जाता है इसमें। फुलवा रामेश्वर को रसोई में ले आई। संगमरमर से बनी रसोई कीमती बर्तनों से अटी पड़ी थी। रसोई देखकर रामेश्वर की आंखें वहीं की वहीं गड़ी रह गई। गैस थी। फुलवा ने लाइटर उठाया और बटन चालू करके चूल्हा जला दिया। रामेश्वर के यहाँ चूल्हा फूंकते उसकी घरवाली की आंखें झरने लगती है। फुलवा का चूल्हा पलक झपकते ही धधक उठा। फुलवा ने गैस बंद कर दी थी। वहां नल लगा हुआ था। उसने नल खोला तो गल गल पानी कूदने लगा। फुलवा ने उसे बताया, 24 घंटे पानी आता है हमारे नल में। 16-17 साल की जहन में पड़ी बात रामेश्वर को याद आई थी। फुलवा की जात वालों को जमींदारों के कुएं पर चढ़ने की मनाही थी। वह जिस कुएं से पानी लाती थी
वह आधा कोस दूर था उसके घर से। रामेश्वर कुएं पर नहा रहा था। फुलवा कुएं के पक्के घर के नीचे खड़ी थी, मटका लिए। वह रामेश्वर को बार बार हाथ जोड़ रही थी। आज मुझे गांव जाना है रामेश्वर जी, 2 बाल्टी पानी उड़ेल दो मटके में। फुलवा का बार बार रामेश्वर कहना रामेश्वर को काट गया था। उसने गुस्सा कर मटके पर थूक दिया। फुलवा ने मटका वहीं फोड़ दिया और रोती आंखें लिए घर आई थी। एकाएक फुलवा की पिपनियां गीली हो गई थी, मानो उसे भी वही घटना याद हो आई थी, जैसे 2 हाथ एक ही समय गुल्लक में पड़े हो। समय सौदागर है। रामेश्वर आज भी उसी कुएं से पानी भरता है। फुलवा की रसोई में भी नल है। रामेश्वर को साथ लेकर वह कमरे में गई। वहां उसकी पोती पढ़ रही थी। बॉब स्टाइल में कटे बाल, स्कर्ट और ब्लाउज में बैठी वह षोडशी रामेश्वरी की आंखों की किरकिरी बन गई। फुलवा की पोती के जोड़ की एक भी लड़की नहीं है उसके गांव में। निकलते कद की यह लड़की कितनी खूबसूरत है। लड़की ने पढ़ाई छोड़कर रामेश्वर को नमस्कार करने की औपचारिकता की और पुनः पढ़ने लग गई। वह क्रोधित हुआ। उसे देखकर फुलवा की पोती खड़ी नहीं हुई थी। दूसरे कमरे में फुलवा का पोता अध्ययनरत था। अपनी दादी माँ के साथ आया देखकर रामेश्वर को उसने नमस्कार किया और अपने काम में जुट गया। फुलवा रामेश्वर को अब अपने कमरे में ले आई। उस बड़े कमरे में 2 पंखे लगे थे, कूलर भी था, 2 पलंग पड़े थे। कूलर ऑन करके वह रामेश्वर से बोली, मैं तो कभी कभार ही चलाती हूं इसे, शरीर चिपचिपा हो जाता है। कूलर बंद कर दिया था फुलवा ने। फुलवा की बात सुनकर रामेश्वर क्रोध से उबल पड़ा। उसका मुंह नोच लूं, कैसे चोंच चुबला रही फुलवा की बच्ची। खेत में तो खूड़ों में लेटकर नींद निकाल लेती थी, आज कूलर से शरीर चिपचिपाता है। फुलवा ने जब रामेश्वर को ठेला तो वह चौंक पड़ा। वह उसे मेहमानों वाले कमरे में ले गई। कमरे की भव्यता देखकर रामेश्वर का रोम रोम सुलग उठा। वह कमरा क्या था, बड़ा सा एक हॉल था। उसमें 2 डबल बेड बिछे थे, उन पर मोहक बिस्तर लगे थे। ऐसे मोहक की उंगली लगे तो मैले हो जाएं। एक तरफ कलर टीवी रखा था, स्टडी टेबल थी, 2-3 कुर्सियां पड़ी थी, अंदर ही बाथरूम था। फुलवा बोली, रामेश्वर जी, रात को तुम यहीं सोओगे? यह कलर टीवी है, तुम्हें भाए तो चला लेना। फुलवा की कोठी में अनगिनत चीजें थी जो कीमती और अनूठी थी। वह उन सभी चीजों के बारे में आज ही नहीं बताएगी रामेश्वर को। वह 1-2 दिन यहीं रोकेगी उसे, शहर भी दिखाकर लाएगी, गाड़ी में बिठाकर। वह छत की सीढ़ियों के पास आई थी। उसने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर जी आओ, छत पर चलते हैं। वह टक टक सीढ़ियां चढ़ती छत पर पहुंच गई थी। फुलवा भूल गई थी उसका बूढ़ा शरीर है और ज्यादा चलने फिरने से उसकी पिंडलियां दर्द करने लगती है। 400 वर्ग गज की कोठी पर छत थी। रामेश्वर की आंखें मिचमिचा गई। यह तो छत क्या मैदान है। उसके हवेली का जितना आंगन फुलवा के घर की उतनी छत। रामेश्वर ने माथा पीटा। समय समय की बात है, बरसात के दिनों में एक दिन झंझावात आ गया था। फुलवा की छान उड़कर बिखर गई थी। तब उसने ही 50 पूले गिनकर उसे दिए थे कि छान संवरवा लेगी। फुलवा रामेश्वर को साथ लेकर अब ड्राइंग रूम में आ गई थी। उसे ड्राइंग रूम कहना ही नहीं आता है, वो उसे बैठक ही कहती है, जैसे गांव में कहते हैं। गांव के मेहमानों और आए गए के लिए होती है बैठक। ड्राइंग रूम में सोफा सेट पड़ा था। बीच में ग्रेनाइट की सेंटर टेबल रखी थी। स्टूल पर फोन रखा था। दीवारों पर लकड़ी की जीवंत कलाकृतियां टंगी थी। 3 और भी दीवारों में 3 अलमारियां थी जिन पर कांच के फ्रेम जुड़े थे।
उनमें भांति भांति की आकर्षक मूर्तियां रखी थी। आमने सामने पेंटिंग के बोर्ड लगे थे। फर्श पर कीमती मखमली कालीन बिछी थी। फुलवा बोली, रामेश्वर जी, यह अपनी बैठक है। उसने सोफे की ओर संकेत करके उससे कहा, बैठे रामेश्वर जी। रामेश्वर जब सोफा पर बैठा तो वह 6 इंच नीचे धंस गया था। दुखों से झुलसी फुलवा के बदन पर फफोले पड़ गए थे। आज वह इतनी बड़ी कोठी में सुख से भरी बैठी है। उसे अतीत स्मरण हो आया था। फुलवा के कच्चे घर की छान पर फूस नहीं होता था। सूरज सारे दिन उसके घर में रहता था। बरसात बाहर भी होती थी और घर में भी। पानी निकलते उसके हाथ टूटने लगते थे। बेहद जाड़ा दिन रात घर में घुसा रहता था। फुलवा ने चश्मा सरकाकर डाइनिंग रूम को निहारा। आत्मविभोर हो उठी थी वह। उसकी आंखों में पानी उतर आया था। उसने उंगलियों से आंखें पोंछकर रामेश्वर से पूछा, रामेश्वर जी, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? रामेश्वर ने बताया, 3 लड़कियां और 2 लड़के। अब तो बड़े लड़के को भी लड़का हो गया है फुलवा। फुलवा सोचने लगी। 2-1 दिन में जब रामेश्वर जी गांव में जाएंगे तो वह उसके थैले में खिलौने रखवा देगी। ऐसे खिलौने पड़े हैं जो चाबी भरते ही दौड़ते हैं। बोलते हैं, गांव दौड़ेगा देखने, फुलवा ने भेजे हैं। ऐसे भागते दौड़ते बतियाते खिलौने। बच्चे की बग्गी भी पड़ी है अटाले में, उसे वह भी रामेश्वर को दे देगी। पोता खेल लेगा। सोफे पर बैठा रामेश्वर बार बार उकस रहा था, मानो उसके नीचे कुछ सुलग रहा हो। उसने सूखा मुंह चुभलाया और जेब से बीड़ी माचिस निकाल ली। बीड़ी जलाकर उसने तीली कालीन पर पटक दी और उसके ऊपर अपनी जूती रख दी। उसने बीड़ी पीकर जलता टोटा वहीं पटक दिया था। उसे मालूम था कि फूंकी हुई बीड़ी सिगरेट तीली टेबल पर रखी एस्ट्रे में डालते हैं, लेकिन उसने ईर्ष्यावश ऐसा किया था। फुलवा चौंकी। रामेश्वर जी, बीड़ी सुलग रही है, कालीन जल गया हो शायद। रामेश्वर ने गर्दन हिलाई। नहीं फुलवा भाभी, जूती से रगड़ दिया है मैंने उसे। फुलवा उठी। उसने टोटा उठाकर एस्ट्रे में पटक दिया था। बोली, अच्छा नहीं लगता है। फुलवा ने आवाज लगाई। कुंवर, 25-26 साल की एक महिला वहां आकर खड़ी हो गई थी। बदन सुता हुआ था, रंग सांवला था। चेहरे पर चेचक के दाग जरूर थे, लेकिन बहते पानी की तरह साफ था। उसके लाल साड़ी पर हरी बूंदें थी। वह साड़ी का पल्लू माथे तक सरकाकर फुलवा की ओर देखने लगी थी। फुलवा ने उससे कहा, कुंवर, 2 बढ़िया कॉफी बनाना और बर्फी, नमकीन और गोद के लड्डू संग ले आना। कुंवर लौट गई थी। रामेश्वर ने साफा हटाकर सिर खुजलाया तो कई दिनों से अंधुले उसके सिर से रूसी उड़ने लगी थी। उसने पुनः साफा सिर पर रख लिया था। वह गंभीर होता चला गया था। फुलवा चालाक निकली। इसने 100 पापड़ बेल लिए, लेकिन राधा मोहन के हाथ से किताब नहीं छूटने दी, वरना उसकी हथेली तले हमारा हल हो जाता। फुलवा ने चौंका उठाया और नंबर घुमाकर बोली, हेलो, कौन? राधा मोहन? हाँ माँ। बेटे, रामेश्वर जी आए हैं, जल्दी आ जाना घर पर। फुलवा ने फोन रख दिया था। रामेश्वर की त्योरियां चढ़ गई थी। बावली सी फुलवा में इतना सयानापन आ गया है, फोन भी कर लेती है। कुंवर 2 गिलास पानी रख गई। वह कॉफी, बर्फी, नमकीन और गोद के लड्डू ले आई थी। खड़ी रहकर उसने फुलवा के अन्य किसी आदेश का इंतजार किया और लौट गई। कुंवर की ओर देखकर रामेश्वर फुलवा से मुखातिब हुआ। बहू है तेरी? फुलवा ने बताया। नहीं रामेश्वर जी, बहू नहीं है, नौकरानी है अपनी। कुंवर है इसका नाम। हमने तो आज तक बेचारी से पूछा नहीं कि किस जात की है। खुद ही कहती है राजपूत है। गांव में 36 फाक है। शहर में 2 ही जात होती है, अमीर और गरीब। एक दिन कुंवर गेट के सामने
आंखों में आंसू भरे खड़े सुबक रही थी। जब मैं वहां गई तो वह मेरे पांव पर गिर पड़ी। सिसकियां और सुबकियां रुक नहीं पा रही थी इसकी। बोली, अम्मा जी, दुखिया हूं, भीख नहीं मांगूंगी, नौकरानी रख लो मुझे। फुलवा ने आंखों से चश्मा उतार कर अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी, रामेश्वर जी, दया आ गई मुझे और मैंने इसे रख लिया। 5-6 साल का एक लड़का भी है उसके साथ। आज उसका जी ठीक नहीं है, अंदर सो रहा होगा। फुलवा ने विषाद भरे अपने कंठ को खखार कर कहा, आदमी कितने बेदर्द होते हैं रामेश्वर जी। कुंवर अनपढ़ है, इसका पढ़ा लिखा आदमी अफसर बना कि कुंवर उसके मन से उतर गई। उसने किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली है। बेचारी कुंवर न कोर्ट जानती है न कचहरी जानती है। फुलवा ने आंखों पर चश्मा फिर चढ़ा लिया और एक आह भरी, औरत का विश्वास। कुंवर रोज मांग भरती है और रोज रोती है। अब तो कुंवर मेरी बेटी सी है। रामेश्वर शर्म और ग्लानि से नीचे धंसता चला गया था। इतनी बड़ी जात की औरत फुलवा जैसी छोटी जात के घर नौकरानी, और वह भी फुलवा के घर, जो खुद थेगली जैसी बेस्वाद जिंदगी जीती थी। दूसरे क्षण उसने अपनी छाती पर रखा पत्थर खुद सरका दिया। आड़े वक्त आदमी असहाय हो जाता है। एक समय राजा हरिश्चंद्र ने भी नीची जाति के घर पानी भरा था। कॉफी, बर्फी, नमकीन और लड्डू सब रामेश्वर के सामने रखे थे। उसका मन बार बार ललच रहा था, खा पी कर चट कर जा, क्या धरा है जात पात जैसी छोटी बातों में। उसका धर्म आड़े आ गया था। उसने 2-3 लंबी सांसें ली और पूछा, फुलवा, पंडित माता प्रसाद जी की कोठी भी तो इसी कॉलोनी में है ना? हाँ, उनका मकान यहां से 2-3 गली आगे है। तुम कुछ खा पी लो। रामेश्वर ने बहाना बनाया, क्या बताओ भाभी, मैंने दाढ़ निकलवाई थी कल, दर्द से दोहरा हुआ जा रहा हूं। मैंने भैया को फोन कर दिया है, वे आते होंगे, उनसे मिल लेना, वे बड़े अफसर है। कोई काम हो तो बता देना बेझिझक। रामेश्वर के गाल पर जैसे तमाचा सा पड़ गया। उसकी चिचोरी करते फुलवा का मुंह बिसुरा रहा था। आज वह उसी फुलवा के बेटे से अपने बेटी की नौकरी की सिफारिश करेगा। अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएगा रामेश्वर सिंह। सोफे पर बैठा रामेश्वर जब बार बार उकसने लगा तो फुलवा ने आवाज लगाई, कुंवर। कुंवर दौड़ी आई, हुक्म अम्मा जी। वह खड़ी होकर फुलवा की ओर देखने लगी। बहुरानी को भेजना, रामेश्वर जी से मिल लेगी। संती गोरी चिट्टी थी, बदन छरहरा था। गुलाबी रंग का सूट उसके देह पर खूब फब रहा था। उसके हाथों में सोने के कड़े, कानों में सोने के टॉप्स, गले में सोने का मंगलसूत्र था। उसके केश में सोने की क्लिपें खुंसी थी। 36-37 की उम्र में भी वह 25 की लगती थी। फुलवा ने उससे रामेश्वर का परिचय कराया। बहुरानी, ये रामेश्वर जी है, अपने गांव के जमींदार। संती ने रामेश्वर को नमस्कार किया। थोड़ी देर वह खड़ी रही और फिर लौट गई। रामेश्वर दांत घिसने लगा था। उसकी आंखें चढ़कर सुर्ख हो गई थी। वो तो सोच कर बैठा था कि बहू गज भर घूंघट में आकर उसके पांव छुएगी। आई है जैसे गांव की छोरी हो, न आदर न मान। अगर ऐसी होती गांव में होती तो उसका झोंटा पकड़ कर खींचता। और फुलवा ने रामेश्वर के मन की बात पकड़ ली। रामेश्वर जी पढ़ी लिखी मैम साहब है, नहीं आती है उसे घूंघट गाती। वह हल्की सी हंसी, भागो वाली है, ब्याह हुआ और राधा मोहन के साथ शहर आ गई। तुम्हारी हवेली तो इसने देखी तक नहीं। रामेश्वर उठा खड़ा हुआ था। फुलवा पंडित जी का प्लॉट नंबर बता दे, मैं चला जाता हूं।
फुलवा उठी और अलमारी से फोल्डिंग छाता निकाल लिया। छाता बगल में दबाकर वह कहने लगी, नहीं रामेश्वर जी, अच्छा नहीं लगता, मैं छोड़ कर आऊंगी तुम्हें। गेट से बाहर निकलकर वे 10-15 कदम ही चले होंगे कि मारुति कार कोठी के सामने आकर रुक गई थी। फुलवा ने पीछे मुड़कर देखा। राधा मोहन कार से उतर रहे थे। उसके पांव वहीं ठिठक गए और रामेश्वर से कहने लगी, वापस चलो, भैया आ गए हैं, उनसे मिल लो पहले। रामेश्वर ने आगे की ओर कदम भरते हुए कहा, फुलवा, बादल बोल रहे हैं, बरसात आएगी, जल्दी कर तू। ऐसा नहीं था कि वह रामेश्वर से डरती थी या उनके एहसानों से दबी हुई थी। उसमें आतिथ्य भाव था और नेकी को भगवान मानती थी। फिर अपनी शोहरत दिखाने का बहुत ही सुनहरा अवसर हाथ लगा था उसको। फुलवा ने मन में उठे क्रोध को वहीं दबा लिया था। पंडित माता प्रसाद का मकान आ गया था। कोलतार के 2 ड्रम सीधे करके गेट बनाया हुआ था। गेट महज आड़ थी। गेट के पास ही लैट्रिन बाथरूम थे। लैट्रिन दरवाजे पर बोरी का पल्ला झूल रहा था। बाथरूम में फर्श नहीं था। 2 कमरे थे। सटा हुआ एक गैरेज था। गैरेज में रसोई थी। रसोई में थोड़े से बर्तन थे। पंडित माता प्रसाद की पोती 32 स्टोव पर वहां रोटियां सेक रही थी। फुलवा की कोठी देखकर रामेश्वर की आंखें कुत्सा और द्वेष से सिकुड़ी हुई थी। पंडित जी का मकान देखकर उसकी आंखें हसरत और विस्मय से फैल गई थी। यह विस्मय खेद और खिदमत से सना था। पंडित माता प्रसाद की विधवा पति और फुलवा के बीच गांव में चाहे कितनी दूरियां थी, एक दूसरे से कपड़े बचाकर चलती थी, लेकिन शहर आकर वे दोनों दांत काटी रोटी खाने लग गई थी। पति के मकान पर भी फुलवा अपने घर जैसा अधिकार समझती थी। पंडितायन का पूरा मकान दिखाकर वह उसे कमरे में ले गई। कमरे में 2 चारपाइयां, 2 कुर्सियां और एक स्टूल पड़े थे। फुलवा चारपाई पर बैठ गई और कुर्सी की ओर हाथ करके बोली, बैठे रामेश्वर जी। पति, उसकी बहू और पोती बाहर गई थी। वे लौट आई थी। मर्द की खांसी सुनकर पंडिताइन यहां आ गई थी। उसकी बहू और पोती दूसरे कमरे में चली गई थी। रामेश्वर की आंखें पंडिताइन को देखती रह गई। उसकी कमर कमान की तरह मुड़ गई थी। उसके भूरे घुंघराले बाल सफेद और मटमैले से हो गए थे। उसके पलकों पर भी सफेदी थी। सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज में लिपटी सफेदी का पुतला सी लग रही थी वह। रामेश्वर उठा और उसके पाँव में ढोल दी। पंडिताई नहीं पहचान पाई कि वह कौन है। रामेश्वर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ दिए। दादी, मैं हूं रामेश्वर, आपका पोता हूं। उसने चश्मे के भीतर आंखें झपकाई। नहीं पहचाना? जमींदार बलकार सिंह का बेटा रामेश्वर। पंडिताइन ने एक कष्टमय आह भरी। ओह रामेश्वर! वह 10-12 साल बाद उनसे मिल रही थी। रामेश्वर को देखकर उसका माथा ठनक गया। फुलवा को पाकर वह गदगद हो गई। सप्ताह बाद मिले फुलवा उससे। फुलवा पायंती सर की। पंडितायन ने उसका हाथ पकड़कर सिरहाने बैठा दिया। वह उसे फुलवा नहीं फुलवंती कहती थी। ताकीद थी। देख फुलवंती, तूने एक दिन कहा था ना, तू मुझसे 1 साल बड़ी है। जब बड़ी है तो पायंती बैठकर मुझे पाप में गलाएगी। रामेश्वर ने साफा उतारकर सिर खुजलाया और फिर रख लिया। रामेश्वर जैसे भौर में फंस गया कोई तिनका। पंडिताइन पायताने, फुलवा सिरहाने, देहरी की ईंट चौबारे। अनुरक्ति और विरक्ति के बीच ईर्ष्या और द्वेष ऐसी जलन पैदा कर रहे थे जैसे अधपके फोड़े में पीव और लहू। पति की पोती 3 कप चाय ले आई थी।
उसने स्टूल पर ट्रे रखी और लौट गई। भूख से बेहाल रामेश्वर ने कप उठा लिया और घूंट घूंट पीने लगा। फुलवा ने कप उठाया और पंडितायन के कप में उड़ेलने लगी। दिन भर में 10 चाय हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को ठेल ठेल कर बतियाती रही। रामेश्वर चिबुक पर हाथ रखकर उनकी बतकही सुनता रहा था, जैसे जदो बच्चों का खेल देख रहा हो। फुलवा ने कप रख दिया और उठते हुए अपना छाता संभाला। रामेश्वर से बोली, रामेश्वर जी, सुबह कोठी पर आ जाना, इतने में तुम्हारी दाढ़ का दर्द भी ठीक हो जाएगा। देसी घी का हलवा बनाऊंगी कुंवर से। पंडितायन ने 2-3 बार खाट थपक कर फुलवा की ओर संकेत कर दिया था। फुलवा पुलक कर बोली, परती, पोती को भेज दे मेरे साथ, छोड़ आएगी मुझे। रामेश्वर ने अपनी कुर्सी पंडितायन के नजदीक सरका ली। आस्था और विश्वास भरे स्वर से बोला, दादी, गांव में क्या धरा है? मौज में हो यहां? हाँ, ठीक हूं। दादी, दादा नजर नहीं आ रहे हैं। 2 साल हो गए उनका स्वर्गवास हुए। पंडितायन की आंखें भर आई थी। वे दोनों कुछ देर तक नीचे देखते रहे, जैसे शोक में डूब गए हो। पंडितायन ने आंखें पोंछकर उनसे पूछा, किसी काम से आया था रामेश्वर तू? रामेश्वर ने पंडितायन के पांव दबाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने अपने पांव सिकोड़ लिए। वो खिसियाकर कहने लगी, दादी, आपका पोता है ना दीप सिंह, उसने 5-6 साल पहले मैट्रिक पास कर ली थी। अब मारा मारा घूम रहा है। वो थोड़ा रुक कर बोला, दादी, 100 बीघा जमीन थी मेरे बाप के नाम। हम 5 भाइयों में बट गई। 20-20 बीघा जमींदारी नहीं रही। अब दीप सिंह को कहीं नौकरी पर चिपकवा दो। पंडितायन ने चश्मा उतार कर खाट पर रख दिया और चुंधियाई आंखें मिचमिचाने लगी। फुलवंती की कोठी पर गया था तू? रामेश्वर ने सूखा थूक निकला, दादी, फुलवा चाहे सोने की हो जाए, रहेगी उसी जात की। मैंने तो उसके घर का पानी तक नहीं पिया। धर्म भ्रष्ट होने से मर जाना अच्छा समझता है रामेश्वर। पंडितायन ने उसे डपटा, तू तो कुएं का मेंढक ही रहा रामेश्वरिया। अब तो पद और पैसे का जमाना है, जात पात का नहीं। फुलवंती का राधा मोहन कोई छोटा मोटा अफसर नहीं है, एसपी है, एसपी। एक बात बताऊं तुझे, जाकर मेम साहब के पांव पकड़ ले और तब तक मत छोड़ना जब तक वह हाँ न कह दे। पंडितायन ने एक ठंडी सांस ली। चरण छुओ बहुराने के। मेरे बेटे को तो उसी ने दूसरी जिंदगी दी है। रामेश्वर के शरीर पर जैसे किसी ने तेजाब उड़ेल दिया था। जिस औरत को वह द्रौपदी सा ब्यावरू करने की सोच रहा था, उसे के पांव पकड़ ले। पंडितायन ने कैसी बात कह दी। अगर दूसरा होता तो कंठ पर अंगूठा रख देता। पंडितायन की पोती थाली ले आई थी। पंडितायन की बात से रामेश्वर का जी ऐसा उतरा हुआ था कि आलू की सूखी सब्जी और चुपड़े फुलके भी भरपेट नहीं खा सका था वह। पंडितायन चिंता में थी। लड़का बाहर टूर पर गया है। 2 कमरे हैं, उसके बीच में दीवार है, लेकिन गेट है। गेट पर पर्दा है, किवाड़ नहीं। पर्दा तो शर्म है, आड़ नहीं होता। बहू है, जवान लड़कियां हैं। जमींदार और जानवर का क्या भरोसा, उसकी नीयत कब खराब हो जाए। उसने चश्मा पहना और उठते हुए कहा, रामेश्वर, हार थक रहा होगा तू, बिस्तर लगा दिया है तेरे लिए, आ मेरे साथ। चारपाई पर पड़े बिस्तर को देखकर रामेश्वर के तन मन में आग लग गई थी। यह तो वही बिस्तर था जो फुलवा के एक कमरे में पड़ा था। रामेश्वर ने विवशता में डूबी सांस भरी। दूसरी जात की गाय, भैंस, बकरी जब बाभन के घर आ जाती है
तो बाभनी बन जाती है। रात निकाल रामेश्वर। एक कोने में बकरी खड़ी थी। गेट के पास कुत्ता बंधा था। पंडिताइन कुत्ते की चेन को एक गांठ मारकर कहने लगी, रामेश्वर, कुत्ता बीमार है, खांसेगा जरूर। भीतर की सांकल लगाकर चुपचाप सो जा तू तो। बकरी की मिंगन और पेशाब से समूचा गैरेज गंधा रहा था, कुत्ते की खो खो अलग। रामेश्वर की नींद कोसों दूर भाग गई थी। उसे रह रहकर फुलवा की कोठी याद आने लगी। वह आंखें मीचे रहता, करवट बदलता, लेकिन नींद नहीं आती थी। एकाएक कुत्ते की खांसी बढ़ गई थी और वह उल्टी करने लग गया था। बदबू से रामेश्वर के नक्श और रूंधने लगे। मितली आ गई उसे। वह चारपाई पर उठकर बैठ गया था। उसने बत्ती ऑन करके घड़ी देखी। 11:15 बजे थे। अपना बैग लेकर वह बाहर निकल आया। आकाश में बिजली चमक रही थी और बूंदें गिरने लगी थी। उसके कदम अनायास ही फुलवा की कोठी की ओर बढ़ने लगे थे। रामेश्वर ने जब फुलवा की कोठी के गेट पर हाथ रखा तो गेट के बाहर आवारा कुत्ते और कोठी के पालतू कुत्ते भौंकने लगे थे। तो मित्रों, यह थी रतन कुमार सांभारे की कहानी फुलवा। निश्चित रूप से आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।